हेलो एवरीवन। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी गद्य और पद्य को कंप्लीट करेंगे, जहां पर आप समझते हो कि पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, हिंदी के 30 मार्क्स में से 15 जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है उसी को हम लोग आज करने जा रहे हैं और ये हमारा पहला सेशन होगा। इसके लिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं। बट बेटा ध्यान क्या रखना है कि जब हम लोग पद्य को पढ़ेंगे ना तो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस नीचे करने होंगे, उनके जवाब देने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। पढ़ते हैं लाइन को। लिख रखे हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता के अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। वैसे दो लाइन पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि किसके संबंध में बात कही जा रही है। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंद लेख हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आते हैं, पहला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या जवाब हो सकता है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कविता में प्रयुक्त शब्द पुलकित कौन सा शब्द भेद है? ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, देखिएगा ऊपर लाइन लिखी हुई है कि देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। ठीक है, तो मराठे क्या हो रहे हैं? पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये एक विशेषण का काम कर रहा है। सो इसका जो सही जवाब बन जाता है वो क्या बनेगा? विशेषण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। लिख रखे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शीर्षक है झांसी की रानी। इसे चलिए आगे खुद ही लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो पद्यांश का जो शीर्षक है वो झांसी की रानी है, ये एक्चुअल शीर्षक है उसका। ठीक है, इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान इसका नाम है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसे लिखा हुआ है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वो ये कह सकते हैं कि कवि कुनबे की सबसे प्रसिद्ध लेखिका रही हैं। ठीक है, उनकी सबसे जो पहली जो रचना थी हमारी झांसी की रानी बहुत ही प्रसिद्ध रही है और उन्होंने हमेशा से राष्ट्रीय चेतना के संबंध में बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा है। यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्र के बारे में लिखा हुआ। स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक बार वो जेल भी गई हैं और वहाँ के जो भी अनुभव मिले उन्होंने कई बार अपने कहानी किस्सों के संबंध के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश भी करी है। ठीक है, खैर क्वेश्चन पे आते हैं। कविता में प्रयोग किया गया रस, पढ़ के ही आपको पता चल रहा होगा कैसा रस है, वीर रस है। ठीक है, कवित्री की अधिकांश रचनाएं कैसी रही हैं? तो मैंने अभी बताया कि वो राष्ट्र चेतना के संबंध में सबसे ज़्यादा लिखती रही हैं, मतलब वो देशभक्ति से ओतप्रोत रही हैं, इसलिए उन्होंने देशभक्ति से संबंधित लगभग सभी रचनाएं उन्होंने करी हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन है। कविता में प्रयुक्त शब्द मर्दानी का क्या अर्थ है? तो मैं आपको बताऊं, मर्दानी का अर्थ होता है वीरांगना। जब कोई महिला वीर होती है तो उसे हम, जैसे कि पुरुष वीर होता है तो उसको हम वीर पुरुष कहते हैं, है ना। बट कोई महिला अगर वीरता का प्रदर्शन करती है तो उसको हम वीर महिला कह के नहीं बुलाते हैं, उसको कहते हैं हम वीरांगना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका जो लिखा हुआ है वारांगना, तो वारांगना मतलब गलत है, नेगेटिव वर्ड है ना। वारांगना का अर्थ होता है वैश्या। आपको मैं बता दे रहा हूँ जिससे कि आप कभी मिसगाइड ना होइएगा। वीरांगना और वारांगना में बहुत बड़ा फर्क है। वारांगना क्या है? वैश्या है, उल्टा है, रंडी है, इसके पर्याय होते हैं। ठीक है, तो मर्दानी का अर्थ हो जाता है वीरांगना। आगे आते हैं। बाकी तो देखिए लिखा हुआ है पुरुषों जैसी होना या लाखों होना, ऐसा कुछ नहीं होगा। वीरांगना शब्द का समास विग्रह क्या है? क्या हो सकता है इसका?
समास विग्रह। तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको ब्रेक कराऊं ना, तो वीर प्लस अंगना होगा, ठीक है ना। वीर हो गई विशेषता, और जो अंगना होता है ना, वो अंगना जो कहा जाता है वो एक स्त्री का पर्याय होता है। तो जब कोई स्त्री वीर होती है तो उसको क्या बुलाते हैं? वीरांगना। और ये विशेषता कर्मधारय की होती है। कर्मधारय समास की विशेषता ये होती है कि जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो वहां पर कर्मधारय समास पाया जाता है। अब देखिएगा, वीर क्या है? विशेषण है, और आंगना क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। तो वीरांगना शब्द जो होगा उसमें समास जो मिलेगा वो होगा कर्मधारय, ठीक है। आते हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा विशेष पदों का प्रयोग काव्य में किसके लिए किया गया है? तो सिंपल है, पढ़ के ही पता चल रहा है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए किया गया है। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ये पद्य आपका समाप्त हो जाता है यहाँ पर, और 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे देखेंगे 9 to 15 क्वेश्चन हम लोग गद्य में करेंगे, और गद्य को पढ़ते हैं। बहुत प्यारा गद्य लिखा हुआ है, बहुत आराम से पढ़िएगा। कुछ कहा जा रहा हो, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर हमने कहीं भी कोई लाइन मिस कर दी ना, तो आगे जो प्रश्न लिखे होंगे उनका उत्तर ढूंढने में हमें भारी समस्या हो सकती है, ठीक है। कुछ कहा जा रहा हो उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही ज़रूरी बात क्यों ना कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही ना करे, तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या है। किसी के कहे को सुनने के लिए उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको सारी बातें जो मैं बताऊंगा बहुत ठीक से समझ में आएंगी। आगे देखिएगा, पैसेज में क्या कह रहे हैं। मुझे उस महान गणित संगीतज्ञ विधुवन के स्वरों द्वारा पूरा ध्यान वहाँ मिलता है। आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा। कौन से 8 कोमल स्वर? जो संगीत से पैदा होते हैं, ठीक है। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है, वैसे हम सब शिक्षक ही हैं, है ना, तो ज़्यादा बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं, कहते हैं कि इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर सुन तो वही बच्चे पाते थे जो पियानो के पास खड़े हों, और तब उनका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था। कुछ ही क्षणों में तेजी से फैलती वह खामोशी है बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती सभी बच्चे शांत हो चुके होते थे, ठीक है। ये हमारा पैसेज है, आप ध्यान से समझ पाए होंगे। ओवरऑल ये कहना चाह रहे थे कि जब कोई बात ठीक तरीके से कही जा रही हो और श्रोता भी ठीक हो, है ना, जिस तरह से बात कही जा रही हो, बात महत्वपूर्ण हो और श्रोता भी ध्यान केंद्रित कर रखे हों, तो अगर रो की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए विद्यार्थी को बात सुनाई नहीं भी देती है ना, तो आगे से लेकर के पीछे तक जो ध्वन्यात्मक संकेत होंगे ना, उसके माध्यम से उससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और वो भी उतना ही समझेगा जितना कि पंक्ति के पहला बच्चा खड़ा हुआ सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, ठीक है। ओवरऑल ये कहना चाह रहे थे कि किसी भी बात को ध्यान से सुना जाना सर्वाधिक आवश्यक है। आते हैं क्वेश्चन को समझते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि लेखक के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सवाल का जवाब देना। पहला ऑप्शन है जो कुछ कहा जा रहा है उस पर बात कहने का तरीका। देखिए, बात कहने का तरीका पैसेज में बताया गया था कि आप किसी भी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग आएंगे। संवाद तभी सार्थक होता है, संवाद तभी सार्थक होता है जब आवाज मधुर हो, ये तो ठीक नहीं है। कहने सुनने वाले सक्रिय हों, माहौल शांत हो, जरूरी बात कहना हो। कहने सुनने वाले सक्रिय होना जरूरी है। मैंने क्या कहा था अभी आपको कि संवाद तभी ठीक होगा, या यूं कहें कि आप अपनी बात को प्रभावी तरीके से तभी कह सकते हो जितना कहने वाला ध्यान केंद्रित कर रहा है उतना ही ध्यान सुनने वाले का भी होना चाहिए। अगर दोनों ही पक्ष सक्रिय नहीं होंगे
तो जो संवाद होगा वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि लेखक के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। कोई संदेह इसमें नहीं है। अगर आप शिक्षक हैं तो आप अपने बच्चों को बहुत ठीक से जानते हो। ठीक है, वो क्या सुनना पसंद करेंगे, किस तरह से सीख पाएंगे, उन्हें कहाँ कठिनाई हो रही है, किस बच्चे को किस क्षेत्र में समस्या हो सकती है, उसका टेस्ट क्या हो सकता है, उसकी शैली क्या हो सकती है, सभी चीज़ों को आप ठीक प्रकार से जानते होंगे। तो लेखक के अनुसार लेखक यही कहना चाह रहा था कि एक शिक्षक जो होता है ना, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। बाकी के BCD में आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, उनका कोई अर्थ नहीं यहाँ पर है। बच्चे बहुत शोर करते हैं, बच्चे बहुत बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका उत्तर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे हम लोग। देखिएगा आपके सामने 12 नंबर आ चुका है। खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय है। खामोश बच्चे बोलने लगते हैं। बी ऑप्शन देखिएगा, जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। बिल्कुल सही जवाब है। इसी के संबंध में पैसेज में बात कही जा रही थी, तो आपका यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा बी। बाकी के ऑप्शन महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक नहीं है, आप के लिए वो बेकार से हैं, उत्तर नहीं बनाएंगे। आगे आएंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। महत्वपूर्ण शब्द क्या है? नोटिस करने वाली बात है कि महत्वपूर्ण शब्द क्या चीज़ है। तो हम आपको बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण शब्द क्या होता है। जैसे कि विकारी, तो विकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर वाक्य प्रयोग में अपने रूप में परिवर्तन ले लेते हैं। इसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। मतलब यूँ कहें कि पूरी व्याकरण में जो शब्द भेद होते हैं वो 8 होते हैं और उनका 2 भागों में विभाजन होता है। एक को कहते हैं विकारी, दूसरे को कहते हैं अविकारी। ठीक है, यौगिक शब्द क्या होते हैं, रूढ़ क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद पाया जाता है वो 3 प्रकार का होता है ना। उसमें से रूढ़ पहली पोजीशन पे आता है, सेकंड आपका यौगिक होता है और थर्ड आपका होता है योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका खंडन सार्थक नहीं होता। नोटिस कीजिएगा, जिनका खंडन सार्थक नहीं होता। मतलब ये है कि अगर उन्हें हम ब्रेक कराएंगे तो वो निरर्थक शब्दों में टूट जाएंगे। मैं एग्जांपल दूं, जैसे मनुष्य मैं तोड़ दूं तो अपना अर्थ खो देंगे। घर, कुर्सी, मेज, ये सारे आपके पास एग्जाम्पल्स इस तरीके से आ जाएंगे। यौगिक वे शब्द होते हैं जिनको हम ब्रेक कराएंगे तो उनके सार्थक खंड होते हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय। और महत्वपूर्ण शब्द के बारे में बात करी जा रही है, तो महत्वपूर्ण को अगर हम तोड़ते हैं तो ये टूटेगा महत्व प्लस पूर्ण में, इसलिए ये यौगिक शब्द होगा, रूढ़ नहीं होगा। और योग रूढ़ क्या होता है मैं इसको भी बता दे रहा हूँ आपको, जिसमें योग और यौगिक और रूढ़ दोनों ही शब्द शामिल हों। ये बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे दशानन है ना, तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उसको समझाने के लिए। दशानन, तो दश प्लस आनन, देखिए मीनिंगफुल शब्दों में ही टूटेगा। दश का मतलब संख्या होता है, आनन का मतलब सिर होते हैं, मुख होते हैं। ठीक है, तो दशानन का मतलब हो गया 10 सिर वाला, मतलब कौन था, रावण था। तो बहुब्रीहि समास का आप मतलब समझते ही हो, है ना। तो बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जो एक थर्ड मीनिंग को क्रिएट करता है, उसे कहा जाता है। खैर, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये महत्वपूर्ण शब्द यौगिक क्यों हो रहा है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आप पढ़ लीजिए और बताइएगा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। जवाब, सवाल, पियानो, बातचीत। बताइए क्या उत्तर बन सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, बातचीत करी जाती है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। आप नोटिस कीजिएगा कि कॉम्प्रिहेंशन में कहीं ना कहीं वो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछते हैं, इसलिए ग्रामर का बेसिक ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपके एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस सवाल का जवाब तो
कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में आए भी और तो शब्द क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका सही उत्तर बनेगा निपात। ठीक है, निपात क्या होते हैं? तो और भी, ये निपात हैं, मतलब वे शब्द जो बल देने पर काम करते हैं, एम्फेसिस करते हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। तो और भी पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए ऐसे शब्दों को कहा जाता है निपात। ठीक है, सो आज की सीरीज हम लोगों की कंप्लीट हो गई है और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलें, इससे हमें पता चलता है कि आप कितने लोग सक्रिय हो। अभी पैसेज में आया कि श्रोताओं का सक्रिय होना बेहद ज़रूरी है। सो आप सक्रिय रहेंगे तो मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक है, सो एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि ये इसका जो PDF है ना, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। इससे क्या है कि आप कभी भी PDF को खोल के देख सकेंगे, जिससे आप रिवीजन में आपको बड़ी आसानी होगी। देखिएगा, टीचर्स वर्ड के नाम से आपकी टेलीग्राम है। मैं इसका लिंक वीडियो में शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका वीडियो भी लिंक भी मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।